नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में आपका अभिनंदन है। और आज का मेरा विषय है ध्वनि प्रदूषण को लेकर, साउंड पॉल्यूशन को लेकर, क्योंकि साउंड पॉल्यूशन भी आज हमारे स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है, गंभीर कारण बनता जा रहा है। क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के कारण हमें हृदय संबंधी रोगों का सामना करना पड़ रहा है और ये बहरेपन की एक प्रमुख समस्या बनी रही है। जो ध्वनि प्रदूषण है हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। इससे हम कुंठित होने लगते हैं, हम तनावग्रस्त रहते हैं, हम सही निर्णय नहीं ले पाते और हमारी स्मृति शक्ति जो है ध्वनि प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रही है। तो ध्वनि प्रदूषण को समझना बहुत ज़रूरी है और इस विषय में पहला अध्ययन 1943 के आसपास लंदन में किया गया था। वो समय दूसरे विश्व युद्ध का था। तब कुछ ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि लंदन एयरपोर्ट के आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, जो चर्च हैं और या जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, उसकी खिड़कियां क्यों चटकने लगी हैं। उन खिड़कियों और दरवाज़ों के जो शीशे थे चटक के क्यों गिरने लगे। तो उन्होंने अध्ययन के बाद पता लगाया कि जो लंदन का जो एयरपोर्ट था, युद्ध के दौरान वहाँ से कंकोर्ड नामक जो जेट एरोप्लेन्स थे वो उड़ते थे और उनके उड़ने और उतरने के कारण वहाँ तीव्र ध्वनि पैदा होती थी, बहुत ज़्यादा जो शोर पैदा होता था। तो शोर के कारण वो जो कांच थे, वो खिड़कियाँ थी, टूटने लगी थी। तो पहली बार पता लगा कि शोर मानव के स्वास्थ्य पर और मानव के स्वास्थ्य के साथ साथ अजीवित वस्तुओं पर भी गहरा प्रभाव छोड़ता है। उसके बाद अमेरिका में भी ऐसे अध्ययन से पता चला कि वहाँ अमेरिका में प्राचीन कैंयन में गुफाएं हैं और उन गुफाओं में भी दरारें आ गई। तो पता चला कि वहाँ सुपरसोनिक जो एरोप्लेन्स हैं, जो जेट हैं, वहाँ से उड़ान भरते हैं और वहाँ अभ्यास करते हैं। तो उनसे भी बहुत बड़ी मात्रा में शोर पैदा होता है, वहाँ ध्वनि प्रदूषण पैदा होता है। उसके कारण उन पाषाण, उन पत्थर की गुफाओं में दरार पैदा हो गई। तो उसके से भी ये अनुमान लगाया गया कि ध्वनि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य के लिए, जीवधारियों के लिए बहुत गहरा प्रभाव छोड़ने वाला है। इस पर अध्ययन तो पिछले 80 सालों से हुए हैं, लेकिन हमने अभी तक ध्यान देना शुरू नहीं किया। देखा गया है कि यदि जो ध्वनि प्रदूषण की समस्या है पूरे दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। देखने में आया है कि जो हमारी आम बोलचाल की बातचीत की जो शैली रहती है, उसमें हम 60 डेसिमल के आसपास का ध्वनि पैदा करते हैं। सामान्य ट्रैफिक में भी 60-70 के आसपास, 60-70 डेसिमल के आसपास ध्वनि पैदा होती है। और ये ध्वनि तो थोड़ी सही रहती है, हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। लेकिन इसमें जब वृद्धि होने लगती है 70 और 75 के आसपास, जब ध्वनि की तीव्रता पहुंच जाती है, तो ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ने लगती है। 70-75 डेसिमल की ध्वनि है, हमारी श्रवण शक्ति को प्रभावित करती है, हमें सुनने में दिक्कत देने लगती है। और यदि हम ऐसे वातावरण में निरंतर कुछ महीने रहें तो हम अपनी श्रवण शक्ति खोने लगते हैं, बहरेपन हमें आने लगता है। यदि ध्वनि की तीव्रता 80-90 के आसपास पहुंच जाए तो इससे हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और ये अध्ययन हुए हैं। ध्वनि प्रदूषण की स्टडी के लिए, अध्ययन करने के लिए लॉर्म बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और ध्वनि मापने की जो इकाई है उसको हम डेसिमल कहते हैं। तो जो ध्वनि की जो तीव्रता है वो डेसिमल में मापी जाती है। कुछ हालिया अध्ययन हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन के आधार पर पता लगाया है कि यदि ध्वनि की तीव्रता 80 के आसपास पहुंच जाए तो वो ध्वनि की तीव्रता हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव छोड़ने लगती है। हम इससे मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, कुंठित हो जाते हैं, शरीर में ऐंठन बनी रहती है, हमारा सिर दर्द करने लगता है, कमर दर्द करने लगती है, शरीर दर्द करता है, हमारे रक्त में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, इससे हमें आलस्य और थकावट का अभाव पैदा हो जाता है। इससे ध्वनि प्रदूषण के कारण हमारा रक्तचाप भी बढ़ने लगता है, हम हाई ब्लड प्रेशर के मरीज बन जाते हैं। इसके कारण हमारी हृदय की गति अनियमित हो जाती है, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हम मानसिक संताप में रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और
कई अन्य प्रकार की समस्याएं भी ध्वनि प्रदूषण के कारण पैदा होने लगती हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि अगर एक गर्भवती स्त्री को 4 महीने तक 120 डेसिबल वाले वातावरण में रखा जाए तो उसका जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो गर्भ से ही बहरेपन की श्राप लेके पैदा होता है। तो ये बहुत बड़ा श्राप है। इसी तरह कुछ और शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन के आधार पर पता लगाया है कि 90 डेसिबल की जो ध्वनि है, ध्वनि की तीव्रता है, वो हमें कुंठित करती है, हमें मानसिक रूप से विक्षिप्त बना देती है, हमारी स्मृति शक्ति आधी रह जाती है, हमें याद नहीं रहता, हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, हम अपने कार्यस्थल पर अनुपस्थित होने लगते हैं, हमारे मानसिक स्वभाव में बदलाव आने लगता है, हम गलत व्यवहार करने लगते हैं, यहाँ तक कि 110 की तीव्रता वाले स्थान पर रहने से स्त्रियों गर्भपात की समस्या भी हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण नपुंसकता का भी एक कारण है और बांझपन की समस्या के लिए भी एक कारण बन रहा है। तो ये एक गहरी समस्या है, इस पर हमें समय रहते सचेत होना, समय रहते ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और भारत में तो ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्रता है निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि भारत में वाहनों की संख्या, उद्योग धंधों की संख्या, ऐसी जो गतिविधियाँ हैं वो तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसके कारण हमारे देश में ध्वनि प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ रही है। कुछ वर्ष पहले भारत में अध्ययन हुआ था कि भारत के महानगर हैं, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें हर 10 साल में ध्वनि प्रदूषण की जो समस्या है, ध्वनि प्रदूषण का जो पैरामीटर है डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। और हमें इस बात में सचेत होना चाहिए, क्योंकि इस पर अभी हमने ज़्यादा ध्यान देना शुरू नहीं किया हुआ। हमारे कुछ मेट्रो सिटी, कुछ बड़े शहर तो ऐसे हैं यहाँ की ज़्यादातर आबादी उच्च ध्वनि प्रदूषण वाले वातावरण में रहने पर मजबूर है। जैसे कि हम भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के 80% घनी आबादी वाला एरिया ऐसा है, यहाँ ध्वनि प्रदूषण की दर है वो करीब 80 से लेकर 120 डेसिबल के अंतर्गत आती है। यही स्थिति मुंबई, कलकत्ते की भी है। मुंबई का तो 90% से ज़्यादा जो एरिया है वो उसी ध्वनि प्रदूषण के वाले क्षेत्र में आता है। कलकत्ते की स्थिति यही है, वहाँ तो ध्वनि की तीव्रता दिल्ली से भी ज़्यादा है। दिल्ली और मुंबई के कुछ एरिया ऐसे हैं यहाँ की ध्वनि की तीव्रता तो 135 डेसिबल के आसपास है। चेन्नई इस मामले में थोड़ा पीछे है, लेकिन कानपुर की स्थिति देखें तो कानपुर में ध्वनि प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। कानपुर की तो 90% आबादी ऐसी है जो 120 डेसिबल के आसपास के वातावरण में रहने मजबूर है। तो सोच सकते हैं कि हमारे जो उस एरियाज में हमारी जो आबादी रहती है, हमारे जो लोग रहते हैं वो कितने प्रतिकूल स्थितियों में निवास करने पर मजबूर हैं, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और हम मूल समस्या पर ध्यान ना देके हम किसी और चीज़ का इलाज ले रहे हैं, उस इलाज पर तो पैसा तो व्यर्थ करते ही करते हैं, हम उन दवाओं के सेवन के साइड इफ़ेक्ट का परिणाम भी भुगतने में मजबूर हो रहे हैं, जबकि उनकी मूल समस्या का कारण है ध्वनि प्रदूषण। यदि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कर लें, ध्वनि प्रदूषण से अपने को मुक्त कर लें तो वो इन समस्याओं से बच सकते हैं। और भविष्य का भारत जो है ऐसी समस्याएं लेके पैदा होने वाला है जिन पर अभी तक हमने गंभीरतापूर्वक सोच विचार ही नहीं किया हुआ। एक चीज़ और बताऊँ मैं कि ध्वनि प्रदूषण तो सामान्य बातचीत में भी होता है, लेकिन जब हम कार, स्कूटर, ट्रेन आदि में सफ़र करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता वहाँ करीब 115 से 120 डेसिबल के आसपास रहती है। लेकिन जो एरिया एयरपोर्ट के आसपास रहते हैं, यहाँ एरोप्लेन उड़ते हैं, उतरते हैं, या हेलीकॉप्टर का जो क्षेत्र होता है, वहाँ तो ध्वनि प्रदूषण की जो तीव्रता है 140 से 150 डेसिबल के आसपास रहती है। ये एक खतरनाक स्थिति है, इसके बारे में हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि 120 डेसिबल का जो ध्वनि है वो हमारी चमड़ी को, हमारी
चमड़ी को जला सकता है, चमड़ी में अनायास रेडनेस पैदा कर सकता है। इसी तरह 155 के डेसिमल के आसपास यदि किसी गर्भवती स्त्री को रखा जाए तो उससे गर्भपात हो सकता है और 180 में एक मनुष्य की जान जा सकती है। ऐसे अध्ययन हुए हैं कि 120 डेसिबल में एक चूहा अपना दम तोड़ देता है और बंदर भी 170 से लेकर 180 की तीव्रता वाले स्थान पर एक कोलाहल महसूस करता है और कुछ घंटे में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ये गंभीर अवस्था है, इस पर कई तरह रिसर्चें हुई हैं। और आपको मैं बता दूं कि भारत में जिस हिसाब से ध्वनि तीव्रता की दर बढ़ रही है, उससे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत की 40% से ज़्यादा आबादी या तो बहरेपन का शिकार होने लगेगी या उसको सुनने में परेशानी आएगी, वो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो हमें इस समस्या के ऊपर समय अनुसार ध्यान देने की ज़रूरत है। हम वायु प्रदूषण के बारे में जानते हैं, जल प्रदूषण के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये विश्वव्यापी समस्या है। इससे जो बड़े विकसित देश हैं वो पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है। लेकिन ध्वनि प्रदूषण व्यक्तिगत स्थानीय रूप की समस्या है, इस पर हमें स्थानीय रूप से लड़ने की ज़रूरत है। इस पर विश्व का ध्यान आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि हमारे ध्वनि प्रदूषण का अमेरिका में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसलिए अमेरिका हमें ध्वनि प्रदूषण के बारे में कुछ ज्ञान देने वाला नहीं है। लेकिन हम यदि जानते हैं, हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसके विषय में परिचित हैं, तो उन्हें ही अपने लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण से हम किस प्रकार बच सकते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण से बचने का सबसे सहज और सरल उपाय है कि आप यदि बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटर में सफ़र करते हैं, कार में सफ़र करते हैं, तो कम से कम आप हॉर्न का प्रयोग करें, क्योंकि आपके हॉर्न की जो आवाज़ निकलती है उसकी तीव्रता 100 से 120 डेसिमल के आसपास रहती है। इसी तरह यदि आप डिस्को, थीम पर संगीत सुनते हैं, पॉप संगीत का आनंद लेते हैं, तो उसकी जो तीव्रता है वो भी 120 से ऊपर रहती है और कभी कभी उसकी तीव्रता 140 डेसिमल तक पहुंच जाती है। तो ऐसे वातावरण से बचें। आप विवाह शादी में, अपने त्योहारों पर कम से कम विदेशी संगीत बजाएं, विदेशी इंस्ट्रूमेंटों का जो ध्वनि है पैदा करें, म्यूजिक सिस्टम बड़े सहज सरल लगाएं, तीव्र जो ध्वनि करने वाले यंत्र हैं उनसे अपने को बचाएं। इससे आप ध्वनि प्रदूषण से कुछ हद तक अपने को नियंत्रित कर सकते हैं। आसपास वृक्ष लगाने से भी ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित होता है, तो वृक्षारोपण से भी आप इसमें अपनी और अपने परिवार की मदद कर सकते हैं, समाज की मदद कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कुछ और चीज़ें हैं, वो कभी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये थोड़ी संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको ध्वनि प्रदूषण के संबंध में दी। आप इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने। यदि आपको मेरा विषय अच्छा लगा तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, और यदि आपको मेरे विषय रुचिकर हैं तो मेरे जो वीडियोस हैं अपने मित्रों तक इसको शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो मेरी जानकारी है उससे लाभ मिल सके। धन्यवाद।